नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हमारा लेसन रहेगा बेसिक नॉलेज पार्ट 9। नए लोगों के लिए ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है और मैं बार बार नए लोगों से बताता हूं कि आप लोग बुक बनाइए, सिस्टम बाय सिस्टम लिखते जाइए। और बेसिक में अब ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, आज का मैं बता देता हूं। तो इसमें एक दो वीडियो और मैं बताऊंगा, एक दो और चैप्टर। उसके बाद मैं आप लोगों को सर्किट डायग्राम पर लेकर के चलूँगा, छोटा छोटा डायग्राम बनवाऊंगा और क्या क्या आप लोगों को खरीदना है वो सब चीज़ इस वीडियो में लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी से आप लोग खरीद के रेडी रखिए। फिर हम लोग सर्किट डायग्राम में घुसेंगे, उसका कनेक्शन करेंगे, वहाँ से छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे और वहीं से पहला पावडान आप सभी को चालू हो जाएगा। धीरे धीरे रिपेयरिंग करने को नॉलेज मिलता चला जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ट्रैक के बारे में, एससीआर के बारे में, एलडीआर के बारे में, कपलर के बारे में बहुत कुछ जानकारी आज बताने वाला हूं। जिस चीज़ को आप लोग समझ जाइए, इसका सिंबल कैसे रहता है, ये काम कैसे रहता है। क्योंकि नए लोग जब तक पार्ट का नाम नहीं समझेंगे, उसका काम नहीं समझेंगे, तो वही तो आने वाले समय में हम लगाने वाले हैं। तो ये जानकारी नहीं रहेगी तो हम लगा कैसे पाएंगे। और प्रैक्टिकल वाला वीडियो तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है, वहाँ से भी आप लोग देखते होंगे। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज है इसका भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरिकल ज्ञान नहीं रहेगा तो रिपेयरिंग करने में फिर अंधा कानून के जैसा हो जाता है। बाकी कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जिनको थ्योरी का बहुत सारा नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया वो लोग भी रिपेयरिंग कर लेते हैं। देख देख के करते करते अनुभव हो गया है, अंजाद हो गया है कि इस प्रकार का खराबी रहेगा तो क्या क्या मिस्टेक आता है। वहाँ से वो लोग चेक करके निकाल कर बदली करते हैं तो चालू हो जाता है। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। कुछ ऐसा फॉल्ट मेजर जो फंस जाता है, वहाँ थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, फेर बदल करके, अल्ट्रेशन करके वहाँ आप लोग चला सकते हैं यदि थ्योरिकल नॉलेज है। तो कोई पार्ट नहीं है, उसके बदले में क्या चलने वाला है, उसका पिन कहाँ जोड़ेंगे और उसका पिन कहाँ जोड़ेंगे तो क्रिया कर लेगा, वहाँ चालू हो जाएगा। तो थ्योरिकल नॉलेज रहता है तो ये सब बहुत मालूम गिरता है, बहुत हेल्प मिलता है। इसलिए थ्योरी का होना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ से आप लोग अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब आइए हम विषय पर चलते हैं। एक एक चीज मैं साफ साफ लिख के रखा हूं, एक एक चीज बताता चलूंगा, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। पहला नंबर में मैं लिखा हूं ट्रैक। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रायड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये भी एक देखा जाए तो ट्रांजिस्टर की तरह तीन पिन की तरह होता है, तीन पिन उसमें निकला रहता है। लेकिन कंटिन्यूटी और ट्रांजिस्टर की तरह नहीं बताता है। इसका रोल सेट में बहुत ही बेहतरीन रहता है और बहुत जानदार रोल ये करता है। जैसे पिक्चर में हीरो लोग बहुत जानदार रोल करते हैं, इसी प्रकार ये भी एक पार्ट है जो रोल करता है। आजकल के एम्पलीफायर में ज़्यादा ये लग करके आता है। अब इसमें रहता क्या है, मैं इधर छोटा सा एक सिंबल बना के रखा हूं जिससे आप लोग समझ सकते हैं। MT1, MT2 और गेट। अब इसको मीटर से आप नापेंगे तो इसका कंटिन्यूटी कैसे बताएगा तो ये सही है, और कैसे बताएगा तो ये खराब है। इस चीज को आप लोग जान लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, समझिए कि इस पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। जैसे हमने लिख दिया BT 600। अब नंबर अपनी तरफ कीजिए। एक तो इसको थ्योरिकल हिसाब से आप समझ रहे हैं,
तो वो भी अच्छी बात है, थ्योरिकल हिसाब से समझ लीजिए। MT1 MT2 ये रहता कैसा है, डायोड की तरह रहता है, लेकिन वो कैथोड एनोड एक साइड में, कैथोड एनोड एक साइड में जुड़ा रहता है। देखिए एक छोटा मैं सैंपल इधर बना के देता हूं, आप लोगों को समझ लीजिए एक बार, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए एक मैं डायोड बना रहा हूं, जैसे एक ये डायोड हो गया, अब देखिए इसका एक कैथोड हो गया, इसका ये एनोड हो गया, लिख देता हूं एनोड, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपस में जुड़ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। अब ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। इस प्रकार का इसमें डिजाइन रहता है। ये किसमें, तो यहां देख लीजिए ट्रैक में। अब इसका कंटिन्यूटी कैसे बताता है, जैसे इस पिन से इस पिन पर हम मीटर से नापेंगे तो किधर से भी न कोई वैल्यू उसका उठेगा, न बीप आएगा, नहीं आवाज भी नहीं आएगा। जैसे मीटर में बीप लगाते हैं, टी बोलता है, वो भी नहीं आएगा। ये दोनों पिन को चेक करेंगे तो इस दोनों पिन को भी चेक करेंगे दोनों तरफ से, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। और इस पिन से और गेट पर, इस पिन पर हमारा कंटिन्यूटी बताना चाहिए दोनों साइड से, तो ये समझिए कि सही है। और बाकी किधर से भी यदि ये बता दिया तो आप समझ जाइए कि ये शॉर्ट हो गया है, खराब हो गया है। मैं शॉर्टकट में एकदम फ्रेंकली लेके चलता हूं, आप लोग समझिए, समझते जाइए, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहता हूं। सोचता हूं कि आप लोग फटाफट समझ लें ताकि हम लोग डायग्राम पर चले चलें। तो ये रहता है ट्राइड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं, जो इसका पूरा नाम है। रहता है कैसा, ट्रांजिस्टर की तरह 3 पिन इसमें भी निकला रहता है, नाम अलग अलग रहता है। काम हमने बता दिया मीटर का चेक करने से कैसे करता है, और काम इसको करंट के ऊपर जैसा हम काम कराना चाहते हैं सर्किट में, वैसा काम इससे करा लेते हैं। चलिए एक हो गया। 2 नंबर पे आते हैं, ACR। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइटर, इस प्रकार इसका फुल फॉर्म नाम हो गया। इसका मार्का मैं आपको बता देता हूं, बुक पे ऐसे बना रहेगा। ये भी 3 टांग का होता है, एक ट्रांजिस्टर की तरह, लेकिन उसमें क्या होता है, एनोड रहता है, कैथोड रहता है, और एक पिन गेट रहता है। आप सभी को ही मालूम है कि गेट पर जब हम सप्लाई देते हैं तो कैथोड और एनोड में आपस में क्रिया होना चालू हो जाता है, तो जिस फंक्शन के लिए हम सर्किट में डिजाइन किए रहते हैं वो फंक्शन चालू हो जाता है। इसका काम ये रहता है। ये भी क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ चलते हैं। अब आ जाते हैं 3 नंबर पे, मैं लिखा हूं LDR, लाइट डिपेंडर रेजिस्टेंस। इसका मार्का ऐसा रहता है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा मैं 2-4 शब्द में बता देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, उतना ही में आप लोग समझ जाइए। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, आगे के वीडियो भी जैसा रहेगा वैसा, जैसा पोजीशन आएगा, जो पार्ट आएगा उसमें भी मैं बताता रहूंगा। थोड़ा बहुत यहाँ से आप लोग जाने रहेंगे तो वहाँ समझने में दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए इसको पॉइंट दर पॉइंट एक बार लिख करके रखिए, और आगे और इसको विस्तार में मिलेगा तो वहाँ से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, अब ये काम कैसे करता है, इस पर यदि कुछ प्रकाश पड़ता है तो ये क्रिया होकर के पिन से उसका निकलना चालू होता है, वो हमारे सर्किट में जाता है, तो वहां से कार्यक्रम चालू हो जाता है। ये भी एक बार का
एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, LDR जिसको बोलते हैं। वो आप लोग जब रिपेयर करना चालू करेंगे तो आप लोगों को सेट में लगा रहेगा, मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से ज़्यादा समझ सकते हैं। अभी इस प्रकार का मार्का है, समझते जाइए। आप जब रिपेयरिंग करने बैठेंगे ऐसा कुछ पार्ट फंसेगा, कुछ फॉल्ट फंसेगा, तो आप लोग खुद ही कमेंट करेंगे कि क्या है, तो हम मैं और बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका क्रिया कैसे होता है। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, VDR। देखिए लिखा हूं VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। एक तरफ से करंट हम छोड़ते हैं और जो वैल्यू का है उस वैल्यू का सब करंट पार करता है, उस पर ज़्यादा यदि करंट आ गया तो ये खराब हो जाता है। इसके लिए ये लगाया जाता है कि इधर करंट हमको इतना चाहिए, इधर से करंट इतना देना है, और यहाँ से ज़्यादा करंट जब उठ के जाना शुरू होता है तो ये ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, यानी सेट को जलने से बचाता है। इसके लिए ये भी प्रयोग में आता है। अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पर, MOV। MOV का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड ओराइटर। इसका मार्का इस प्रकार रहता है। इसका भी बहुत बेहतरीन काम है। एक PF के टाइप का रहता है, पीले रंग में, और कहाँ कहाँ लगता है इस चीज को आप सभी को मैं बता देता हूँ। इसका गुण क्या है, एक काम कैसे करता है, इस चीज को आप सभी को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों की इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। क्योंकि ये PF की तरह ही रहता है, इसका भी काम बहुत बेहतरीन है। और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप सभी को मैं बोल देता हूं। देखिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई भी सेट है, कोई भी सेट छोटा बड़ा हर जगह ये लगता है, और इस समय के पावर सप्लाई के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग पावर सप्लाई देखे होंगे, यदि बढ़िया कंपनी का कोई सेट है, इंपोर्टेड है, तो उसमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई के पहले ही, और नहीं तो इस समय तो हर पावर एम में लोग डिजाइन करके लगा के देते हैं, लगाया जाता है। जैसे हमारे बिजली बोर्ड से जो बिजली आता है उसको जहां हम अपने सेट में बिजली जहां देते हैं, वहां क्या करते हैं, 2 क्वाइल रहता है, क्वाइल, उस क्वाइल पर सप्लाई देते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं तो सप्लाई एक और क्वाइल पर देता है, जो फेराइड कोर पर उसको वायर लपेटा जाता है, और लपेट करके इस साइड से बिजली हम निकाल लेते हैं, और वो बिजली फिर पावर सप्लाई में देते हैं। कैसे, जरा उसको मैं एक डायग्राम द्वारा आप लोगों को समझा देता हूं ताकि इस पर एकदम बात क्लियर हो जाए। देखिए, इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। इसके बारे में समझिए कि हमारे बिजली बोर्ड से यहां से हमारा 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। 230 वोल्ट का ये सप्लाई हमारा आ रहा है, इधर हमको अपने सेट में देना है। ज्यादातर SMPS सप्लाई में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। अब यहाँ जो सप्लाई हमारा आया है, तो यहाँ हमारा एक क्वाइल रहता है, देखिए इस प्रकार, ये क्वाइल हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा। अब इसी प्रकार एक यहाँ क्वाइल रहता है, इसमें जुड़ जाएगा, यहां से हमारा ये सप्लाई निकल जाता है। ठीक है। अब समझिए, कभी कभी एक ही कॉइल रहता है, किसी किसी में 2 कॉइल रहता है, तो यहां से एक कॉइल और यहां से बन गया, ये इधर आ गया, फिर ये एक कॉइल और बनता है, और ये आ गया। इसके बाद यहाँ जो हमारा पावर सप्लाई है
उसमें हम ले आकर के इसको जोड़ करके वहाँ से रेक्टिफायर करके डीसी बना करके फिर हमको जितने बोल्ट की जरूरत है अपने सेट में वहाँ ले आकर के हम उसको लगा देते हैं। इसी के बीच में ये एक यंत्र लगता है जो पीएफ की तरह रहता है। अब समझिए वो कहाँ लगा देगा, तो एक यहां समझिए लग गया, ठीक, और एक यहां लग गया। उसके बाद अब यहां हम ये जो पिन है इसको हम ले जा रहे हैं, दोनों मतलब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पर ही हम इसको लगा करके रखे हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होता है और क्वाइल का क्या है, अब क्वाइल बना दिया तो इसके भी डिटेल बता दूं। देखिए यहाँ जो बिजली आता है 50 हर्ट्ज का, तो ये हम बिजली यहाँ से उठा करके यहाँ जोड़ देंगे तभी भी हमारा पावर सप्लाई चलता है, सिस्टम चलता है, काम करता है। लेकिन ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से जब हमारा बिजली चल कर आ रहा है और जो आउटी फ्रीक्वेंसी है जो घूम रही है वो फ्रीक्वेंसी इस क्वाइल से होकर के आकर के पहले टकराएगा तो वहाँ खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए झटके से कुछ बिजली आया तो पहले तो ये खुद इसमें गूंजेगा, इसको घुमा देगा, यही उसको वहाँ उलझ करके वो सप्लाई यहाँ थोड़ी देर के लिए उलझेगा, और दो क्वाइल है तो यहाँ भी उलझेगा और जो फ्रीक्वेंसी गलत आ रहा है उसको सीधा भी कर देगा। तो इसका एक ये फायदा हो गया। अब इसका काम क्या है, अब समझिए, जैसे समझिए ये 250 वोल्ट का हमने लगाया है और ये भी 250 वोल्ट का है, 250 वोल्ट का ये भी है, 250 वोल्ट का ये भी है। एमओवी इसको बोलते हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को नाम याद रहे। ये क्या है, एमओवी रहता कैसा है, कंडेंसर की तरह, पीएफ की तरह रहेगा, पीले कलर का, लेकिन वो पीएफ नहीं रहेगा। अब इसका काम क्या है, अब यहाँ 230 वोल्ट हम बिजली दिए हैं तो यहाँ सप्लाई हमारा निकल रहा है, अच्छा सेट चल रहा है। और हम एमओवी कितने का लगाए हैं, 250 वोल्ट का, 250 वोल्ट का। अब यदि 230 की जगह पर हमारा 260 वोल्ट बिजली बोर्ड से आ गया, 280 वोल्ट आ गया, 300 वोल्ट आ गया, तो उस परिस्थिति में ये क्या करेगा कि यही इस बिजली को रोक देगा, यानी आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि ये 250 वोल्ट का क्षमता है, हम इसमें 280 वोल्ट जब यहाँ से देंगे तो 280 वोल्ट हमारे यदि सेट में आगे पहुंच रहा है तो हमारा सेट तो खतरे की घंटी में चला जाएगा, जल जाएगा, पावर सप्लाई जलेगा। पावर सप्लाई नहीं जलेगा तो पावर सप्लाई से जो क्रिया करा रहे हैं, जो सेट पर हम यूज कर रहे हैं वो जलाएगा। तो उसको बचाव के लिए पहले यही शार्ट हो जाएगा, ये चिपक जाएगा तो इधर का सप्लाई बंद हो जाएगा। अब इधर हमारा यदि फ्यूज 11 है तो यही उड़ जाएगा, तो यहाँ सप्लाई ब्रेक हो गया। और जब फ्यूज उड़ गया तो टेक्नीशियन के पास सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए जाएगा, लोग लगा देंगे तो चालू हो जाएगा। इसके लिए ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है कि इधर का सेट ज़्यादा बिजली आने पर नहीं जले। और कभी कभी ये आप लोग देखे भी होंगे, जैसे मेन पावर कोड होता है और जहां आप मशीन में डालते हैं तो पीछे उसके पिन पर भी एक जोड़ा रहता है, पीएफ की तरह रहता है। आप ज़्यादातर लोग उसको पीएफ ही जानते हैं, लेकिन उसका नाम है एमओवी और उसका काम इस प्रकार है जो हमने बताया। तो ये जानकारी आप लोगों के अंदर रहेगा तो आप लोग रिपेयर करेंगे तो वहाँ समझ सकते हैं कि किसके लिए लगाया है। क्योंकि बल्कि ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, तभी भी आपका चलेगा। ये डायरेक्ट बिजली यहाँ से दे देते हैं तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी नहीं रहेगा, सुरक्षा नहीं रहेगा। जैसे आप लोग एक घर लेते हैं, घर बनाते हैं और एक फ्लैट ही ले लिए समझिए, तो एक डोर तो आपका रहता है,
एक बाहर से क्या करते हैं, एक सेफ्टी डोर लगा देते हैं, ताकि कोई भी आएगा तो पहले सेफ्टी डोर से टकराएगा, उस पर कुछ हानि पहुंचाएगा, तब दूसरे पे आएगा। उसी प्रकार का ये कि बिजली करंट का सेफ्टी, अपने सेट बिजली करंट के अल्ट्रेशन बिजली आने से जो हमारे सेट को नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए ये कार्य करने के लिए लगाया जाता है। क्लियर हो गया बात? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थर्मिस्टर पर। 6ठा नंबर में मैं थर्मिस्टर लिख दिया हूं। अब इस थर्मिस्टर में एनटीसी भी आता है, पीटीसी भी आता है, 10D20 भी होता है, और ये सारा एक प्रकार का देखा जाए तो रेजिस्टेंस ही है। ठीक है। अब आप एनटीसी को, पीटीसी को, 10D20 को यदि मीटर से आप नाप रहे हैं तो एक वैल्यू ही बताएगा, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है उसी प्रकार ये भी एक वैल्यू बताता है। लेकिन इसमें दो प्रकार के होते हैं। ये थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहले एक प्रकार की बार मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बता दूं, फिर दूसरे पर लेकर के चलता हूं। एक प्रकार का तो ये थर्मिस्टर हो गया जो रेजिस्टेंस के माफिक बताएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे 10D20 हो गया, अब अपने सेट में जब लगाया जाता है तो इसलिए लगाते हैं कि इसके थ्रू होकर के बिजली जब हमारे सेट में जाएगा तो हमारा उधर का नुकसान नहीं होगा। इधर उधर कुछ शॉर्ट है, उधर कुछ गड़बड़ी है, तो ये हीट होने लगता है। हीट होने के बाद बिजली ही छोड़ देता है, जो हमारे सेट में बिजली नहीं पहुंच पाता है। बिजली बोर्ड से हमारा बिजली आया, उस पर इस 10D20 को हमने लगाया। लगाने के बाद अब जब हम ट्रांसफार्मर तक बिजली दे दिए तो उसके बाद एक रिले लगा करके इसको छोड़ा करके रिले से ऑन करा करके फिर उधर सप्लाई बढ़ा देते हैं और ये वहीं खाली हो जाता है। अब इसका ये वहाँ काम रहता है, केवल बिजली वहाँ दे जब तक कि हमारा ट्रांसफार्मर से लेकर के और फिल्टर तक सप्लाई रन हो जाए, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ये छोड़ देगा, वहाँ रिले ऑन होगा, उससे सप्लाई हो जाना चालू हो जाएगा। अब वही सप्लाई यदि हम डायरेक्ट ढकेल देते हैं तो जो मोटा मोटा फिल्टर हमारे पावर में लगा रहता है वो डिस्चार्ज रहता है। जब पावर पाता है तो एक ही बार चिपकता है, यानी शॉर्ट का ऐसा चिपकता है। तो पावर एक साथ में जब चिपकेगा तो कहीं भी शॉर्ट हो जाएगा, कहीं फ्यूज उड़ा देगा, कहीं बिजली बोर्ड में नुकसान करेगा। इसलिए वो धीरे धीरे सप्लाई को वहाँ छोड़ करके दे देता है, फिर रिले ऑन हो जाता है और ये आउट हो जाता है। यदि आपका रिले वहाँ ऑन नहीं हुआ, इसी पर आप चलाएंगे तो ये गर्म होकर के सप्लाई छोड़ देगा, ऑटोमेटिक मशीन आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। और एक प्रकार का हमने पहले ही बता दिया, ये भी रेजिस्टेंस ही है। जब आप जैसे जैसे रिपेयरिंग में घुसेंगे इसका और नॉलेज आपको करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अभी जितना बता रहा हूं उसको केवल समझ लीजिए। एक तो ये हो गया एनटीसी, पीटीसी, 10D20, यानी ये भी एक थर्मिस्टर है। अब ये ऐसा थर्मिस्टर है, यहां मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, इस प्रकार है, रेजिस्टेंस के प्रकार है। समझिए ये 100 ओम का भी हो सकता है, 150 ओम भी हो सकता है, 10K का भी हो सकता है। जो कुछ भी वैल्यू का हो जाएगा तो उतना वो बताएगा। उसी प्रकार इधर करंट फॉलो भी करेगा। तो एक तो हो गया कि ये कंटिन्यूटी में है, ओम्स में है, एक आसान भाषा में समझिए ओम्स में ही है। तो एक प्रकार का ये थर्मिस्टर हो गया। दूसरा प्रकार का थर्मिस्टर की जब हम बात करते हैं तो वो कैसा रहता है, इधर जरा मैं उसको ऐसे रूप में बता देता हूं। देखिए ये समझिए कि एक थर्मिस्टर हो गया और एक पिन इसका ये हो गया
और पिन एक ये हो गया और बीच में ये खाली है। अब यहाँ और यहाँ हमारा 2 वायर निकला हुआ है। 2 वायर तो ये भी हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये भी थर्मिस्टर है, जितना टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से काम करेगा। ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो अभी मैं बताया गर्म होगा और छोड़ देगा, बिजली नहीं प्रोवाइड करेगा, यानी कटाव करता है। ये क्या करेगा, जब बिजली हम देते हैं उधर लोड पे पड़ गया, सिस्टम सही नहीं है, तो बिजली को कट कर देगा, वहीं से आउट कर देता है। और एक थर्मिस्टर ये है जो डिग्री सेल्स चलता है, जैसे हमने लिख दिया 85 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर पे हमारा ये सेट वो रहता है उतना टेम्परेचर का मार्केट में ये थर्मिस्टर मिलता है। आपको कितने टेम्परेचर पर लगाना है उस पर बहस करना है। अब समझिए 50 में हमने लगा दिया। अब जहां इसको हम फिट किए हैं, जैसे अपने मशीन के हीट सिंक में फिट कर दिया, नहीं तो कहीं भी इसको फिट कर दें जहां हीट हो रहा है। अब कोई भी क्रिया होती है, कहीं कार्यक्रम कराया जाता है, तो वहाँ का जो सर्किट है हीट होता है, तो इसको बचाव के लिए लगाया जाता है कि इतना टेम्परेचर तक ये हीट होगा तो वहाँ बंद कर देगा, ये सप्लाई छोड़ देगा, यानी बंद हो जाएगा। अब देखिए ये थर्मिस्टर जो हमने बनाया था एक रूप में और समझ लीजिए, इसको मैं हीट सिंक में बांधा हूं, हीट सिंक में बांध दिया। एक पिन ये निकाल दिया, एक पिन ये निकाल दिया। यहां समझिए 12 वोल्ट का सप्लाई हमेशा है, ठीक है। और जब ये हीट होगा तो ये तो खुला है, और जितने डिग्री सेल्सियस का ये जितने डिग्री का थर्मिस्टर रहेगा, तो उतना डिग्री जब हीट सिंक गर्म होगा तो गर्म होने के बाद ये पट देना आपस में चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। तो ये 12 वोल्ट करंट हमारा इधर दे देगा। अब ये 12 वोल्ट करंट समझिए जो रिले का डिजाइन किया हुआ है, वहां किसी ट्रांजिस्टर के पिन पे हम दे देंगे तो खट दे वो रिले बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझिए खूब पावरफुल में मशीन बज रहा है, बहुत ही स्पीड में बज रहा है, तो जब बजेगा तो उसका हीट सिंक तो गर्म होगा, मशीन तो गर्म होगा, और जब ये थर्मिस्टर गर्म होगा तो ये क्या करेगा, इसको पट रिले की तरह से चिपका देगा तो ये 12 वोल्ट सप्लाई वहां दे देगा, और वहां दे देगा। जब उस ट्रांजिस्टर पर 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगा तो वो रिले ही कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिले का जो सर्किट बनाया रहता है उसमें कोई भी अल्टर वोल्टेज जाता है तो बंद ही कर देगा। तो इसके लिए एक थर्मिस्टर ये रहता है जो बहुत अपने सेट में कार्यगर रहता है, तो इसके बारे में भी समझना आप सभी को जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि ये बात आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे लेते हैं। 7वां नंबर में मैं क्या लगा कर रखा हूं, ऑप्टो कपलर। इसका भी अपने सेट में बहुत रोल है और ये बहुत पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहा है। ऑटो कपलर कोई नया चीज़ नहीं है, टीवी वगैरह में लगा ही रहता था पावर सप्लाई में। आया भी पावर एम में भी इसका प्रयोग होना चालू हो गया। सप्लाई के अलावा भी ये सप्लाई को स्विचिंग कराता है। किस प्रकार, इसका एक मैं डिजाइन बनाया हूं, इसमें 4 पिन रहता है, 1 2 3 4। तो 1 और 2 पिन समझिए एक प्रकार का एलडी है, और यहां सप्लाई देंगे तो ये जलेगा, लेकिन ये किस सप्लाई पर जलेगा, तो कैसे इधर काम करेगा। अब ये 4 और 5 नंबर का पिन क्या हो गया, ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है। जैसे हमने बना दिया बेस, कलेक्टर और इमिटर।
तो ये ट्रांजिस्टर को क्रिया कराने के लिए आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं कि ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर, इमिटर, बेस रहता है। तो बेस पर जब क्रिया कराने वाला सप्लाई हम देते हैं जिसको बेस बाइसिंग कहते हैं, और उस बेस बाइसिंग में ये मत समझिए एक तरह का वोल्टेज है, वो वोल्टेज के साथ में एम्पियर रहता है, ऑडियो रहता है, सारा चीज वहां मिक्स रहता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि सेट बनाते समय बेस वाइसिंग वोल्टेज बरोबर बताता है लेकिन ट्रांजिस्टर परफेक्ट काम नहीं करता है। उस परिस्थिति में क्या हो जाता है, उसका ये तो एम्पियर बराबर नहीं जा रहा है, ऑडियो बराबर नहीं जा रहा है वहां, इसके लिए भी वो डिस्टर्ब होता है। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि बेस वाइलिंग भी सही है, सप्लाई भी सही है, रेक्स सही है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। मैं उस फॉल्ट को तो दिमाग में समझने लगता हूं, लेकिन मैं बोलूं का कि कहां आप चेक करो। अब चेक करने के लिए उसमें बहुत फार्मूला हो जाता है, आपको ड्राइवर में भी देखना पड़ेगा, ड्राइवर में एक एक चीज की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलानी पड़ेगी, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो फॉल्ट जा करके निकलता है। उसी प्रकार का ये कपलर का काम रहता है। अब देखिए यहां जब हम सप्लाई देते हैं तो ये एलईडी जलता है, और जब एलईडी ये जलेगा तो इस बेस को सूचना देता है, इस पर लाइट पड़ेगा। लाइट जब पड़ेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, इस तरह सूचना देने चालू कर देगा, तो वहां से सप्लाई वगैरह स्विचिंग हो जाता है, चालू हो जाता है। अब उसी तरह का पावर एम में जो लगा के आ रहा है, जहां हाई लो सप्लाई रहता है, उसको स्विचिंग कराने के लिए, उसको मोटिवेशन कराने के लिए भी वहां भी कपलर का प्रयोग होता है, जो इसके जरिए कराया जाता है। दूसरा, इसका काम एक जगह और लेने में काम में आ जाता है, जैसे क्लिप वगैरह मशीन में बनाया जाता है, वहां भी इसको काम में लिया जाता है। जैसे समझिए क्लिप के लिए अब हम बजा रहे हैं, अब हमारा जैसे गेंग बढ़ेगा और यहाँ सप्लाई बढ़ेगा तो एलईडी जलना चालू होगा। जब ये एलईडी जलेगा तो इसको सूचना देगा, तो यही पिन क्लिप की तरफ पहुंच करके क्लिप का एलईडी को जलाना चालू कर देगा। फिर हमारा गेंग जब इधर हम कम करते हैं, ये डाउन होता है, जलना बंद होता है, तो क्लिपिंग हमारा बंद हो जाता है। तो क्लिपिंग के लिए भी लगाया जाता है। जैसा सेट बनेगा, जिस तरह का उसका व्यवहार उधर रहेगा, उस तरह का हम पार्ट वगैरह लगा करके उस तरह डिजाइनिंग कर करके हम बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में इस सब के बारे में हमने बता दिया। अगले वीडियो में जो अगला इसका चैप्टर रहेगा बेसिक में, वो बताएंगे, और समझा जाए तो अब बेसिक का जानकारी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 1-2 पार्ट और रहेगा, उसको हम बता देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल में लेकर चलेंगे, फिर प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर रिपेयरिंग कराएंगे, फिर धीरे धीरे आप लोग बहुत बड़ा टेक्नीशियन बनेंगे। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।